हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 18 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसका अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र यानी कि हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ आरंभ हुआ था। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। और फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र यानी कि जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो पावर स्टेशन कावेरी नदी के शिव समुद्रम जलप्रपात पर 1905 में स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, वहां पर 1905 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। इसको भी निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है। अच्छा, झारखंड अलग कब हुआ था? तो देखिए, झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। तो झारखंड के अलग हो जाने के बाद अब बिहार से केवल 3 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो झारखंड हो गया, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दिया गया है 3। चलिए याद रखेंगे, 3 राज्य जो हैं बिहार से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देखिएगा, कृषि में युग्म पैदावार का आशय खाली स्थान दिया गया है को उगाने से है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक साथ 2 फसल उगाने से है। जब गेहूं के साथ सरसों या चना के साथ सरसों या गेहूं के साथ मटर आदि बोई जाती है तो वह युग्म पैदावार के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, एक साथ 2 फसल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है। तो इसमें से कौन सा जो है आर्द्र पर्णपाती वनों का मुख्य प्रजाति है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंदन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पेड़ जो है चंदन के पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है। क्लियर? और देखिए, इसकी पूर्ण परिपक्वता जो है ये 8 से लेकर के 12 वर्ष तक का समय लगता है पूर्ण परिपक्व होने में चंदन के पेड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के किस महाराजा ने भारत राज्य के साथ अंगीकार पत्र, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये कौन थे? तो मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह थे, जिन्होंने भारत के सरकार के साथ आज़ादी के साथ मणिपुर आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विलय पत्र यानी कि अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और जमानत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 के मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इस प्रकार से मणिपुर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधचंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साडव राग के स्केल स्वरग्राम में केवल खाली स्थान दिया गया स्वर होते हैं। बताइए कितने नोट्स होते हैं साडव राग के स्केल में? तो फ्रेंड्स, इसमें होते हैं कितने? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? केवल 6 नोट्स होते हैं, 6 स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि भारतीय संस्कृत में 7 स्वर होते हैं। कितने? 7 स्वर होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 ईस्वी तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो भारत के गृह मंत्री 1986 से लेकर के 1989 तक राजीव गांधी के कैबिनेट में कौन थे? तो यह बूटा सिंह थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूटा सिंह जो थे ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है। पुरुष सूक्त का जो है ध्यान से सुनिए। तो देखिए चातुर्य वर्ण समाज, ठीक है, 4 वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद की 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी कि अब पता चल गया कि पुरुष सूक्त जो है यह किस वेद का एक मंत्र संग्रह है, तो ऋग्वेद हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तिल हो जाएगा, तिल हो जाएगा, ठीक है। तिल जो है यह उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पर है। तो केबुल लामजाओ जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स, यह बताइए कहाँ पर है, मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है। चलिए और यह उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में जो है, ठीक है, उसी का एक अभिन्न हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो राइट आंसर इसका मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और ये क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो ये थे एलन बर्गेस। एलन बर्गेस जो थे ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे और प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेटर थे, जीवित क्रिकेटरों में से। देखिए एलन बर्गेस जो थे ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की सेना में एक टैंक चालक थे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलन बर्गेस। उसके बाद देखिए और फ्रेंड्स आपको मैं याद दिला दूं कि हम लोग 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल हो, फर्स्ट सीजीएल हो, साथ ही साथ आपका बिहार 10+2 यानी कि इंटर लेवल का पहला इंटर लेवल हो, दूसरा इंटर लेवल हो, जितने भी प्रश्न पीटी और मेंस में पूछे गए हैं 2011 से अब तक, मैंने उनको अलग अलग सब्जेक्ट की तरफ से कवर करवा रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री को कवर करा दिया मैंने एक वीडियो में, पॉलिटी को करा दिया है, ज्योग्राफी को करा दिया है, पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से अब तक उनको भी मैंने कवर करवा दिया है। अब साइंस बाकी रह गया है, इकोनॉमिक्स बाकी रह गया है और जो विविध के जीके हैं, स्टैटिक जीके हैं, वे सब बाकी रह गए हैं। तो मैं एक विविध का कराऊंगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स करा दूंगा और फ्रेंड्स आपका साइंस करवा दूंगा। तो 3 वीडियो और आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और जी अपलोड कर दिया गया इन वीडियोज़ को, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 48 है, ठीक है, अनुच्छेद 48 है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो यह कौन सी जो है परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो यह हरियाली है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाली है, ठीक है। देखिए परियोजना का क्रियान्वयन जो है, इस परियोजना का ग्राम पंचायतों द्वारा जन भागीदारी से किया जा रहा है, ठीक है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। उसके बाद देखिएगा कि सूफी धर्मस्थल चरार शरीफ किस शहर के निकट स्थित है। तो यह जो है चरार शरीफ श्रीनगर शहर के निकट स्थित है। चरार शरीफ भारत के जम्मू कश्मीर राज्य, अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, वहाँ के बडगाम जिले में स्थित एक नगर है, ठीक है। इसमें विख्यात सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी, शेख नूरुद्दीन नूरानी, ठीक है, इन्हीं का मज़ार है। तो राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया था। तो मैंने कई बार बताया है कि युद्ध के लिए हाथियों का उपयोग करने वाला पहला महाजनपद कौन सा था, तो ये मगध था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे शक्तिशाली यह महाजनपद था 16 महाजनपदों में से। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना की राजधानी जो है ये ब्यूनस आयर्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ डबलिन दिया गया है, डबलिन जो है ये आयरलैंड की राजधानी है, ये आयरलैंड की राजधानी है।
और अल्जीरियस जो है यह कहाँ की राजधानी है, तो यह अल्जीरिया की राजधानी है। ठीक है, अल्जीरियस अल्जीरिया की राजधानी है। और यहाँ पर देखिए ब्रासिला दिया गया है, ये ब्राजील की राजधानी है, ब्राजीलिया, ब्रासिला। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भाग में विभाजित हो गया। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर दो भाग में यह विभाजित हो गए थे। चलिए, और हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। तो ये गांधी जी के जो सिद्धांत थे इनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है सम्मिलित किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में इसको भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में रखा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये गुजरात के जो कच्छ का रण है वहीं पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ के रण में। अगला प्रश्न हमारा कि प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो केरला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कर्नाटक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, और चाय का असम है। उसके बाद देखिएगा कि बोनसाई क्या है। बोनसाई जापानी भाषा में बोनसाई का मतलब बौने पौधे होता है, बौने पौधे होता है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छोटे बर्तनों में बौने पौधे लगाने की कला, यही जो है बोनसाई है। उसके बाद देखिएगा कि शताब्दी एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था। तो देखिए शताब्दी एक्सप्रेस जो है यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 1988 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और उस समय रेल मंत्री कौन थे, तो माधवराव सिंधिया थे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि ओंगे जनजाति, यह आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि ओंजे जनजाति, और जारवा भी पढ़ा होगा, जारवा जनजाति, सैम्पन जनजाति, सैम्पन, ये सब कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये सब अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए युग्म जो है सही गलत युग्म जो है कौन सा है, चयन करना है। तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, बेटन कप वॉलीबॉल गलत है, बेटन या बेलिंगटन कप फ्रेंड्स यह हॉकी से संबंधित है, तो गलत तो यही दिया गया है। डुरंट कप फुटबॉल से, थॉमस कप बैडमिंटन से, ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे। अच्छा, अलीपुर बम कांड हुआ था कब, तो ये 1908 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1908 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसमें शामिल कौन थे, तो देखिए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 34 लोगों को 34 पीपल्स जो थे उनको अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव चितरंजन दास ने किया था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन शामिल थे इसमें, तो यहाँ पर देखिए अरविंद घोष दिया गया है। अगला प्रश्न कि लक्षद्वीप जो है यह स्थित है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार जो है यह बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है ये कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजधानी कहाँ है लक्षद्वीप की, तो इसकी राजधानी कवरत्ती है, याद रखेंगे। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। तो इसरो जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रेंड्स कौन है, एस सोमनाथ हैं। स्थापना 1969 में हुई थी इसरो की। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है, इसमें से भारत का जो पड़ोसी देश है ये मालदीव है। मालदीव की राजधानी जो है ये माले है, याद रखेंगे, मालदीव की राजधानी माले है। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन करें, गलत कौन सा है इसमें से, तो देखिए अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में, ग्रेट वॉल चाइना में, कोलोजम रोम में, और एक्रोपोलिस जो है ये टर्की में नहीं है। एक्रोपोलिस जो है यह ग्रीस में है, ठीक है, एथेंस में है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है
ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ग्रैंड ट्रक रोड जोड़ता है, तो ग्रैंड ट्रक रोड जो है यह किसको जोड़ता है, तो यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसका निर्माता कौन था, तो शेरशाह सूरी को माना जाता है। उसके बाद एक भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो है ये अरावली पर्वत है। और इसकी सबसे अगर हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली ध्यान रखेंगे, यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है अरावली। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होता किंतु संसद की कार्यवाही में अधिकांशतः भाग ले सकता है, तो यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि भारत का महान्यायवादी है। ठीक है, यह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी अगर हम बात करें तो नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार, अच्छा अक्षांशीय विस्तार भी पूछा जाता है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है, दोनों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको अक्षांशीय विस्तार बता देता हूँ। तो अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, और यहाँ पर देशांतरीय विस्तार पूछा गया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन किसने किया था। तो देखिए नौरोज उत्सव का प्रारंभ जो है क्या किया था, किसने, बलबन ने। अब बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा का भी शुरुआत किया था, सिजदा और पैबोस प्रथा का भी प्रारंभ किया था। अच्छा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था, और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। और 1266 में बलबन जो है गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की सिंहासन पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। राइट आंसर बलबन हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ब्याज दर जो है यह निर्धारित की जाती है, बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, यह वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेंसेक्स सेंसेटिव शेयर इंडेक्स, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका इसमें से हो जाएगा कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयर के दामों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को एक टेलीग्राफ करती है कि पुलिस उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, और ये कौन सा रिट अभी जारी करेगी, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण करेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी, तो नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसी में इसकी हार हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मैला आंचल के रचनाकार कौन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम जो मनु था, आपको पता भी होगा इनका बचपन का नाम क्या था, मनु था। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सी एक नगदी फसल है, तो इसमें से नगदी फसल जो है फ्रेंड्स यह कौन सा हो जाएगा, कैश क्रॉप्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये धन कमाने वाले फसल के नाम से भी जानी जाती हैं। गन्ना, आलू, तंबाकू, मूंगफली, चाय, ये सभी जो है नगदी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें से करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए मूंगफली दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह इंग्लैंड में हुई थी। क्यों हुई थी, तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। ठीक है, और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी।
क्लियर। और औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी जो था वो जर्मनी था, तो राइट आंसर इसका इंग्लैंड हो जाएगा। और इनमें से किसने राष्ट्रगान का अंग्रेजी में रूपांतरण किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जन गण मन जो है यह राष्ट्रगान है और रचना इसकी इन्हीं के द्वारा की गई है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाली था, ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था। यह 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। राइट आंसर इसका पुर्तगाली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के पूछा गया है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसने आपको पता है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था, याद भी होगा। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं दिया गया है, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, तो यहाँ पर तो विलियम बेंटिक इसका होना चाहिए आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे कि शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो ये आपका 1893 में आपको याद भी होगा। और ये कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। 1893 शिकागो में विश्व धर्म संसद में इन्होंने भाषण दिया था, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है? यह फसल जो है, अच्छा सबसे पहले तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है ये किसको माना जाता है? तो भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। और देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है 1966-67 में हुई थी और इसका प्रभाव गेहूं, चावल और मक्का में सर्वाधिक देखा गया, जबकि दलहन और तिलहन में बहुत स्पष्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 49 का। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलहन यानी कि दाल। चलिए उसके बाद देखिए अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था? तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत जो है इन्होंने ही किया था। 1580 में टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। ये अकबर के कौन थे? तो ये राजस्व मंत्री थे। अच्छा अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। बैरम का अकबर के संरक्षक थे। राइट आंसर यहाँ पर टोडरमल हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग, अब यहाँ से साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है? तो लिस्मेनिया डिडवाना आपने नाम सुना होगा। इसके कारण काला जर होता है, काला जर यानी कि काला बुखार होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बीमारी जो है यह आंत के लिस्मेनियस, यकृत और प्लीहा जैसे आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? अच्छा रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर यानी कि एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा MS डॉस। MS डॉस जो है यह एकल उपयोगकर्ता यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के जड़त्व को उसके खाली स्थान दिया गया द्वारा मापा जाता है? तो जड़त्व जो है यह मापा जाता है द्रव्यमान के द्वारा, ठीक है, द्रव्यमान के द्वारा इसको मापा जाता है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1 पेटाबाइट कितने टेराबाइट के बराबर होता है? तो 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 1024 हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग की जाती है, कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में की जाती है यानी कि CPU में की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी जो है यह ब्लू व्हेल है। यहाँ पर देखिए नीली व्हेल हो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समुद्र में पाया जाता है। जबकि सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी अगर पूछेगा तब हाथी होगा। अगला प्रश्न है कि पौधे में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है?
तो देखिए जल जो है यह जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है ऊपर, आपको पता है, ठीक है, और फ्लोएम के द्वारा जो भोज्य पदार्थ है वो जाते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि पौधे में जल ऊपर की ओर गति करती है, वो निम्न में से क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है रसारोहण, यानी कि इसको एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आपेक्षिक आर्द्रता जो है इसको मापा किससे जाता है, तो हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और आपेक्षिक आर्द्रता पर ताप बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उत्प्लावकता का नियम किसने दिया था, उत्प्लावन का सिद्धांत जो है या आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कल ही मैंने बताया था कि जब प्लस में शक्ति दिया गया है इसका मतलब यह उत्तल लेंस है, और पावर ऑफ लेंस आपको पता है कि 1/f होता है। फोकस दूरी ऑलवेज मीटर में होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा पावर दिया गया है 2 डायोप्टर है, अब से फोकस दूरी पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ½ मीटर हो जाएगा। ½ मीटर हो जाएगा। मैंने बताया कि फोकस दूरी हमेशा मीटर में ही होता है, तो ½ मीटर का मतलब कितना हुआ, ½ मीटर का मतलब हो गया 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, यदि उसको 10 घंटे जलाते हैं तो बिजली खर्च क्या होगी। जो जितना कुछ भी दिया हो सबको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 100 फिर यहाँ 10 ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे आपको 1000 से डिवाइड कर देना है। कुछ भी उदय ऊपर गुना करना है सबको और नीचे 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 0 2 0 1 3 0 कैंसिल, यानी कि 1 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 इकाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी क्या है, ड्यूटेरियम है, D2O, ठीक है, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, आपको पता है। और ड्यूटेरियम के द्वारा भारी पानी में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्लियर। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 63 का। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह गैस कौन सा है, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 78%, यानी कि ये नाइट्रोजन हो जाएगा 78%। उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अब कि आंतों के रोगी के निदान यानी कि डायग्नोसिस में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण का किया जाता है। एक्स किरण की खोज किसने किया था, रोंगजन ने किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका एक्स किरण हो जाएगा। एक्स किरण कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान, सेल्सियस स्केल पूछा गया है, तो सेल्सियस पर होता है आपका लगभग 37 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। वहीं अगर फ़ारेनहाइट पर पूछा जाता है आपसे, तो फ़ारेनहाइट पर कितना हो जाता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक क्या हुए हैं। तो नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा में चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। तो इसमें जो सक्रिय रसायन है ये कहलाता है एलिथ्रिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 20 वर्ष में यानी कि वयस्क हो गया आदमी, तो सीधी सी बात है 206 हड्डी पाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में तो 206 दिया नहीं गया है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसमें हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। यहाँ 200 लिखा गया है तो हम डी लगाएंगे, क्योंकि 206 हड्डियाँ होती हैं, हमने पढ़ा भी है। जब उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा है तो निश्चित रूप से इसमें हम लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं, इसका कारण क्या है। इसका आंसर तुम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो के लास्ट में आप जाते जाते अपने स्कोर बताएंगे फ्रेंड्स। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए HIV वायरस का आकार कैसा होता है। HIV होता है जो HIV एड्स जो होता है इसी वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण। और इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो यह गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोलाकार होता है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त जो है विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए वो आपका इसमें सॉफ्ट आयरन है। कौन सा है? सॉफ्ट आयरन है, नर्म लोहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसके बाद देखिएगा कि अमोनिया के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी हैं। तो अमोनिया के इस्तेमाल में उत्पादन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ताप बढ़ने पर ठोस पदार्थ के सीधे गैसीय रूप में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सभी, तो राइट आंसर इसका ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा।